तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी मैं शुरू करूं एक ऐसे राजा की कहानी जिसने अंग्रेज़ी हुकूमत थी, हिंदुस्तान ग़ुलाम था। वो लंदन पहुंचता है और लंदन में जाकर वो जो कुछ करता है उसके बाद पूरी दुनिया में उस राजा का चर्चा होता है। और ऐसी कोई दूसरी मिसाल किसी राजा ने जो कुछ किया नहीं मिली। और एक कंपनी को किस तरीके से बाद में राजा से माफ़ी मांगनी पड़ी, कैसे वो कंपनी लगभग डूबने के कगार पर थी, शेयर मार्केट में उसका सब कुछ गिर रहा था, लोग उसके प्रोडक्ट को ख़रीदने से पीछे हटने लगे। और ये सब कुछ क्यों हुआ था, उसकी जड़ में जाएं और इस राजा की कहानी सुनाएं। उससे पहले चूँकि इस कहानी से थोड़ी बहुत चीज़ें मिलती है तो शुरुआत उससे करते हैं। रतन टाटा, अभी हाल में क्राइम तक की कहानी में आपको मैंने जिक्र भी किया था कैसे उनके पास ई चालान आ रहा था उनकी गाड़ी का, जबकि वो उस रूट से कभी गुजरे नहीं, कोई ट्रैफिक नियम का उन्होंने उल्लंघन नहीं किया। और एक महिला उनकी गाड़ी के सेम नंबर को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही थी। ये अभी हाल में आपको खबर सुनाई थी। इन्हीं रतन टाटा से जुड़ी हुई एक स्टोरी है जो मैं असली कहानी सुनाऊँ उससे पहले आपको बताता हूँ। रतन टाटा एक बड़ा नाम, न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में एक बहुत ही नामचीन बिजनेसमैन। उनकी शख्सियत भी बहुत अच्छी। अभी कुछ दिन पहले ये खबर मैं देख रहा था जिसमें रतन टाटा अपनी एक एक्स एम्प्लॉई, एक बुज़ुर्ग महिला से मिलने के लिए पुणे पहुँचे थे। और जिस तरीके से, जिस सादगी के साथ, उनकी सादगी बड़ी मशहूर है कि वो बहुत सादा जीवन बिताते हैं, तो वो तस्वीरें भी आई थी उस लेडी के साथ, अपने एक्स एम्प्लॉई और उनकी दोस्त भी थी। तो पुराने मुलाजिमों का किस तरीके से ख्याल रखा जाता है ये भी रतन टाटा ने दिखाया। खुद उनकी उम्र काफ़ी है लेकिन उसके बावजूद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हालचाल पूछने के लिए रतन टाटा वहाँ तक गए थे। ये सारी चीज़ें ये बताती है कि इंसान को सिर्फ पैसे और बाकी चीज़ें नहीं बल्कि इंसानियत, रिश्ते, इन चीज़ों की भी कदर करनी चाहिए। तो रतन टाटा कई बार ऐसा करते हैं और दिखाते हैं, और इसीलिए उनकी सादगी और उनकी बाकी जो खूबसूरती है उनकी ज़िंदगी जीने का और दूसरों के लिए लेकर, उसे काफ़ी पसंद किया जाता है। इन्हीं रतन टाटा से जुड़ी हुई एक कहानी यह है कि जब रतन टाटा ने टाटा मोटर्स की शुरुआत की, चूँकि अलग अलग बहुत सारे फील्ड में उनका अपना बिज़नेस है, लेकिन उन्होंने एक बार टाटा मोटर्स, और वो चाहते थे कि कार बनाएं, तो टाटा मोटर्स की शुरुआत की उन्होंने। और टाटा मोटर्स की शुरुआत की थी उन्होंने 1998 में। पहली बार टाटा कंपनी जो है वो मोटर्स के फील्ड में आई कार बनाने के लिए। और जो पहली कार इन्होंने बनाई थी उस वक्त वो थी टाटा इंडिका। टाटा इंडिका कार, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी थे। लेकिन टाटा इंडिका जब मार्केट में आया उसके बाद जिस तरीके से रिस्पांस आना चाहिए था शायद वो आया नहीं, और उसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान भी हुआ और टाटा इंडिका को बहुत कामयाबी नहीं मिली। ये पहली बार हालांकि टाटा इंडिका कार के साथ जुड़ा हुआ कि किसी भारतीय कोई कंपनी है जिसने पूरी तरह के तरीके से कार को डिज़ाइन किया था, और भारतीय कंपनी द्वारा पहली बार ये मामला था कि किसी आप कार को डिज़ाइन कर रहे हैं, वरना हम ज़्यादातर बाहर से जो कार आते हैं उसी को लेते हैं। तो टाटा इंडिका बड़े ज़ोरों शोर से शुरू किया था रतन टाटा ने, लेकिन इसकी बिक्री कुछ ख़ास नहीं रही और इसकी वजह से उन्हें बड़ा वो भी हुआ अफसोस। और 1999 में उन्होंने तय किया कि ये मोटर्स में शायद अपना हाथ ज़्यादा आजमाने का कोई फ़ायदा है नहीं, बाकी चीज़ें करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये टाटा मोटर्स को अब बंद कर दिया जाए या फिर इसे बेच दिया जाए, और इसी से ये जुड़ी हुई कहानी है। तो रतन टाटा ने टाटा मोटर्स को बेचने का फ़ैसला किया। ये बात बाहर आई तो अमेरिकी कार कंपनी जो फोर्ड है, फोर्ड ने टाटा की इस कंपनी को और टाटा के इस टाटा मोटर्स को ख़रीदने का फ़ैसला किया। उन्होंने दिलचस्पी दिखाई इसमें ख़रीदने के लिए, और इसी के बाद फोर्ड मोटर्स के टॉप बॉसेस के साथ टाटा मोटर्स की एक मीटिंग फिक्स हुई, और ये मीटिंग हुई अमेरिका में। इसमें रतन टाटा भी गए, लेकिन इस मीटिंग के दौरान जो कुछ हुआ, करीब 3 घंटे तक मीटिंग चली, और रतन टाटा ने सोच रखा था कि टाटा मोटर्स को बेचना है, लेकिन वहाँ फोर्ड के मालिकान ने, मैनेजमेंट के लोगों ने रतन टाटा और उनकी टीम के साथ जो व्यवहार किया उस वक्त, वो बड़ा निराशजनक और एक तरह से अपमानजनक था। उनका ये था, उन्हीं के साथ, रतन टाटा के साथ एक टीम में एक अफसर गए थे उस वक्त, उन्होंने बाद में इस चीज़ का खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि जब बातचीत हुई ख़रीदारी की तो फोर्ड की तरफ से ये कहा गया कि जब आपको कार और कार के बनाने के बारे में, कार के डिज़ाइन के बारे में जब जानकारी ही नहीं, तो फिर आपने इस धंधे में हाथ आजमाया ही क्यों। तो एक तरह से ये बड़ा अपमानजनक था। इस तरीके से इस टोन में कहा गया था कि जो चीज़ आपको आती नहीं आप क्यों करते हो। जब ये बात हुई और उन्होंने ये भी कहा कि हम आपके इस कार टाटा मोटर्स को ख़रीद कर एक तरह से आप पे एहसान करेंगे,
तो जब बात इतनी कड़वी लाइन में कही गई, रतन टाटा कुछ और सोच कर गए थे, तो वो उन्हें बड़ा बुरा लगा। उसके बाद वो उसी दिन वहाँ से निकलते हैं और वापस फिर होटल जाते हैं और अगले दिन इंडिया आते हैं। और तब इस अपमान के घूंट को तो पी कर रह गए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हम नए सिरे से कोशिश करेंगे। उन्हें एक वहाँ पे एक तरह से नई ऊर्जा मिली कि जिस चीज़ को कि कार कंपनी में जब आपको कुछ आता नहीं, हाथ क्यों आजमाया आपने, ये जिस तरीके से अपमानित किया गया। रतन टाटा ने टाटा मोटर्स को बेचने का फैसला उसी वक्त खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो फिर से इस पर काम करेंगे और ज़रूर इसको कामयाबी दिलाएंगे। उसके बाद वो आया और उसके टाटा की फिर आपने देखा होगा एक के बाद एक सारी कारें और सारी चीज़ें बनी। नैनो आपको सबको याद होगा कि हिंदुस्तान के लिए ख़ास तौर पर जो मिडिल क्लास लोग हैं, ज़्यादातर एक बड़ी तादाद में लोग बाइक स्कूटर पर सवार होकर अपनी फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ ठंड में बरसात में निकलते हैं। उनको देखते हुए रतन टाटा ने यह फैसला किया था कि वो एक ऐसी कार बनाएंगे जो सभी खरीद सकें, इतना सस्ता हो। और इसीलिए लखटकिया कार एक ज़माने में बड़ा मशहूर था, ये टाटा नैनो, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए के करीब रखी गई थी, उन्होंने वो भी बनाया। बट ये सब कुछ चलता रहा और इसी दौरान में टाटा मोटर्स अब बेहद सक्सेसफुल वेंचर हो गया और उनके एक से एक कार मार्केट में आने लगी। इधर 2008 में आपको याद होगा पूरी दुनिया में मंदी आई और इस आर्थिक मंदी ने बहुत सारी कंपनियों को नुकसान पहुंचाया और इत्तेफाक से इस आर्थिक मंदी का शिकार फोर्ड मोटर्स भी हो गया, अमेरिकी की जो कंपनी है जिसने एक वक्त में टाटा मोटर्स को ख़रीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। तो फोर्ड मोटर्स को आर्थिक मंदी की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा। इधर टाटा मोटर्स काफ़ी मुनाफे में था। तो फोर्ड मोटर्स ने फिर अपनी ख़राब हालत को देखते हुए अपने 2 सबसे अहम ब्रांड को बेचने का फ़ैसला किया। उसमें एक था जगुआर और दूसरा था लैंड रोवर। ये दोनों बहुत ही अच्छी गाड़ियाँ हैं और आमतौर पर आम लोग नहीं खरीद पाते हैं, महंगी भी है। तो फोर्ड मोटर्स ने आर्थिक मंदी के चलते नुकसान से उबरने के लिए जो जगुआर है और लैंड रोवर है, इसको बेचने का फ़ैसला किया। जब ये खबर बाहर आई तो अब वक्त पलट चुका था, नसीब पलट चुका था। टाटा मोटर्स ने कहा कि अब हम इसको ख़रीदेंगे और दिलचस्पी दिखाई। ये बात फोर्ड तक पहुंची। फोर्ड के मालिक हैं बिल फोर्ड, उन तक पहुंची। इसके बाद ये हुआ कि बातचीत होगी। अब बिल फोर्ड अपनी टीम के साथ मुंबई आते हैं। रतन टाटा और उनकी टीम के साथ एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में पूरी डील होती है, लेकिन रतन टाटा ऐसी एक भी चीज़ नहीं कहते जो उनके साथ फोर्ड के लोगों ने उस वक्त कहा था और जिस तरीके से अपमान किया था और ताना मारा था कि जब आपको आता पता नहीं है तो फिर आप इस धंधे में क्यों उतरे, कार के बारे में आपको क्या जानकारी है। वही रतन टाटा कुछ साल के बाद उसी फोर्ड के 2 सबसे अहम कारों को ख़रीद रहे थे और बातचीत हुई, डील तय हो गई। फोर्ड का कि ये जो दोनों हैं जगुआर और लैंड रोवर फाइनल हो गई। और तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा से उस वक्त कहा था कि आप हमारी कंपनी के इन 2 चीज़ों को ख़रीद कर हम पर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा ने इस तरीके से बदला लिया अपने उस अपमान का जिसमें उनको अपमानित किया गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन कई साल बाद उसी कंपनी को उन्होंने ख़रीद लिया। लेकिन उनकी फिर भी एक शराफत, और वो देखिए कि रतन टाटा ने ख़रीद तो लिया, बिल फोर्ड को अपमानित भी नहीं किया, साथ ही साथ उन्होंने इन कारों के नाम भी नहीं बदले। वो चाहते तो इसको नाम बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने जगुआर ही रखा, उन्होंने लैंड रोवर ही रखा और उनका बदला भी पूरा हो गया। तो वक्त कई बार क्या चीज़ें दिखा दे, वक्त कब करवट ले ले, किसका नसीब जाग जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए एक इस कहानी से नसीहत ये भी मिलती है कि अगर किसी का बुरा वक्त है, ना भी हो, तो कम से कम उसको अपमानित नहीं करना चाहिए, उसके साथ इंसानियत जैसा ही सलूक करना चाहिए, बराबरी का सलूक करना चाहिए, क्योंकि ना मालूम कल का दिन कैसा हो और कल वो कहाँ खड़ा हो और आप कहाँ खड़े हो। तो ये कहानी नसीहत देती है कि जिस टाटा मोटर्स और जिस रतन टाटा को अपमानित किया गया, वही रतन टाटा उसी कंपनी को ख़रीदते हैं कुछ साल के बाद और बिना अपमान किए पूरी इज्जत देते हुए। तो ये थी कहानी। लेकिन अब असली कहानी पर आते हैं। चूँकि ये कहानी इसलिए सुनाई आपको क्योंकि अगली कहानी भी कार से ही जुड़ी हुई है, लेकिन कहानी बेहद दिलचस्प है और कहानी हकीकत है, ये भी नहीं कि सुनाई बातें हैं। राजस्थान में एक जगह है अलवर, बहुत फेमस जगह है, वहाँ पे नज़दीक में बर्ड सेंचुरी भी है और दिल्ली के करीब भी है। मैं कई बार जा चुका हूँ अलवर, और इसी अलवर की ये कहानी है। कहानी करीब 101 साल पुरानी है, बात 1920 की है। अलवर में तब एक राजा हुआ करते थे, महाराजा जयसिंह प्रभाकर। महाराजा जयसिंह प्रभाकर उस वक्त उनका एक दबदबा था, बेहद तेज़ तर्रार, पढ़े लिखे, अजमेर के म्याओ कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की, फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलने वाले, और कहते हैं कि ज़हीन राजाओं में से एक थे महाराजा जयसिंह प्रभाकर। करीब 41 साल तक ये अलवर के राजा रहे।
और 54 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई। मतलब 14 साल ये बिना राजा के जिए और पूरी ज़िंदगी अपनी 41 साल तक ये राजा बनकर रहे। कहानी इन्हीं महाराजा जयसिंह प्रभाकर की है। बात 1920 की है। अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, हम गुलाम थे। राजा जयसिंह इंग्लैंड जाते हैं घूमने के लिए। शान और शौकत के साथ जीना उनका शौक़ था और कहते हैं कि काफ़ी पैसे खर्च करते थे। तो उसी दौरान 1920 में जब ये लंदन पहुँचे, इंग्लैंड, तो लंदन में थे, एक आलीशान होटल में थे, साथ में सारे नौकर चाकर लेकर गए थे। लेकिन एक रोज़ इन्होंने सारे नौकरों से कहा कि तुम लोग मेरे साथ नहीं आओगे, मैं अकेला लंदन की सड़कों पर घूमूंगा। और बिना किसी सवारी के, शाही सवारी के, बिना किसी और चीज़ के, एक आम इंसान की तरह वो लंदन की सड़कों पर घूमने के लिए निकल गए। महाराज जयसिंह घूमते घूमते अचानक उनकी नज़र एक शोरूम पे पड़ी कार की, और ये शोरूम थी रोल्स रॉयस की, दुनिया की शायद सबसे महंगी कारों में से एक। और उस वक्त भी जिस तरह से अंग्रेज़ों का पूरी दुनिया में दबदबा था, रॉयल्स रॉयस कंपनी का भी एक दबदबा था, क्योंकि जिस तरीके की ये कार थी, ख़ास तौर पर दुनिया के ज़्यादातर अमीर लोग, शाही परिवार के लोग, राजा महाराजा रोल्स रॉयस को इस्तेमाल किया करते थे। आम लोगों के तो खैर ख़रीद के बहुत दूर की बात थी। और ये कंपनी भी ऐसी थी जो सामने वाले की हैसियत को देख कर ही उसे ये कार बेचा करती थी। ये नहीं कि कोई भी ख़रीदार आया और ले गया, वो पहले उनका पूरा प्रोफाइल देखते थे, क्योंकि उससे उनकी कंपनी की साख जुड़ती थी, और तब वो ये कार बेचते थे। तो महाराजा जयसिंह टहलते टहलते अचानक शोरूम पे नज़र पड़ी, उनको रॉयल्स रॉयस दिखाई दी, बड़ा खूबसूरत लगा बाहर से। उन्होंने कहा इस कार को देखते हैं, टेस्ट ड्राइव भी करते हैं। गाड़ियों का शौक़ था। तो वो शोरूम के अंदर दाखिल होते हैं, बिल्कुल आम कपड़ों में, आम जैसे इंसान नज़र आते हैं। ये पता ही नहीं कि ये महाराज हैं, लेकिन हिंदुस्तानी चेहरा और हिंदुस्तान उसका ग़ुलाम। तो जब ये कंपनी के अंदर, शोरूम के अंदर घुसते हैं, तो एक सेल्समैन खड़ा हुआ था। वो सर से पैर तक महाराजा को देखता है। जयसिंह, हालांकि उसे पता नहीं था कि ये महाराज है, उसे दिखता है कि एक आम आदमी, ऊपर से हिंदुस्तानी है, एक भारतीय, इंडियन है, तो बड़ी अजीब नज़रों से देखता है। फिर भी जयसिंह उससे पूछते हैं कि इस कार के फीचर्स के बारे में बताएं, इस कार की खासियत बताएं, इस कार की कीमत बताएं। तो फिर से ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है कि ये कार आप जैसे लोगों के लिए नहीं है, तो आप प्लीज़ यहाँ से बाहर चले जाइए। गुस्सा तो आता है, लेकिन वो गुस्से को कंट्रोल करते हैं। फिर कहते हैं कि नहीं, आपको अगर मुझे बताएंगे तो क्या होगा, मुझे कार ख़रीदनी है। वो फिर ऊपर से नीचे तक देखता है और उसे लगता है कि इसकी हैसियत नहीं है कि रोल्स रॉयस ख़रीद सके। सेल्समैन बड़ी बेइज्जत करता है उनको, और उसका कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए, ये कार आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। महाराजा जयसिंह को बहुत तेज़ गुस्सा आता है, लेकिन वो सेल्समैन उनको बेइज्जत करके शोरूम से बाहर कर देता है। बट वो अपना गुस्सा जाहिर नहीं करते, वो वहाँ से सीधे होटल पहुँचते हैं। होटल जाने के बाद उन्हें बहुत तेज़ गुस्सा आता है। उन्हें लगता है कि उन्हें अपमान किया गया और इस अपमान का बदला लेना है। इसके बाद वो अपने मैनेजर और बाकी लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाकर, एक शोरूम है लंदन में, नाम बताते हैं, जगह बताते हैं, और जाकर उस शोरूम के लोगों को एक मैसेज दो कि अलवर के महाराज शोरूम में आ रहे हैं, उन्हें गाड़ियाँ खरीदनी है। ये मैसेज फ़ौरन उस शोरूम में पहुँचाया जाता है। शोरूम में जैसे ही ये मैसेज पहुँचता है, वहाँ हड़कंप मच जाता है, क्योंकि रोल्स रॉयस जो है वो ऐसे ही राजा महाराजा यही लोग ख़रीदते थे, अमीर लोग ख़रीदते थे, तो उसे लगा महाराज है। फ़ौरन रेड कारपेट तक बिछा दिया जाता है शोरूम के बाहर। अब यहाँ महाराज अपने पूरे वेशभूषा में आते हैं, महाराज के कपड़े पहनते हैं, जेवर पहनते हैं, गहने पहनते हैं, और अपने नौकर चाकर के साथ लेकर वो होटल से निकलते हैं और रोल्स रॉयस के शोरूम में पहुंचते हैं पूरे लाव लश्कर के साथ। अब जब वो पहुंचते हैं तो महाराज की आगवानी के लिए दरवाजे पर ही सब खड़े हुए हैं, कारपेट, रेड कारपेट बिछा हुआ है, पूरी इज्जत के साथ अंदर ले जाया जाता है। उसके बाद उनसे कहा जाता है कि आप बताइए, देखिए, तो वो कुछ नहीं कहते। उस वक्त शोरूम के अंदर 7 गाड़ियाँ पड़ी हुई थी रोल्स रॉयस। वो कुछ फीचर भी नहीं पूछते, गाड़ियों को देखते हैं, उसके बाद पूछते हैं ये कितनी कारें हैं, वो बताता है 7 है। कहते हैं ये 7 का 7 मैं ख़रीद रहा हूँ, आप पैसे बताइए। ये सुनकर कि एक ही शख्स आकर एक ही झटके में 7 रोल्स रॉयस ख़रीद रहा है, उससे शोरूम और वहाँ पे बैठे हुए तमाम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं। उसके बाद कोई मोल तोल नहीं। जो वो रेट बताते हैं, राजा कहते हैं कि महाराजा जयसिंह की, इसके आप पैसे लीजिए, वो भी नकद। 7 रोल्स रॉयस उसी वक्त वो ख़रीद लेते हैं, पैसे देते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि इसे अलवर भेजना है, तो भेजने का इंतज़ाम आप करें। और अलवर तक लाने का पूरा ख़र्चा और किराया जो था वो भी उसी वक्त पैसे देते हैं। कुछ कहते हैं पैसे कम पड़ते हैं, तो वो जो अपने गहने पहने हुए थे, जो सोने हीरे जवाहरात थे उनके पास, वो दे देते हैं।
और 7 रॉयल्स रॉयस की बुकिंग हो जाती है। एक सिर्फ शर्त रखते हैं, वो कहते हैं, वो सेल्समैन जो जिसने उनको अपमानित करके निकाला था, कहते हैं इस गाड़ियों के साथ इस सेल्समैन को भी आपको अलवर भेजना है ताकि इन गाड़ियों के बारे में ये जानकारी दे सके, कुछ प्रॉब्लम आए तो। कंपनी खुशी खुशी मान लेती है। अगले ही दिन महाराज जय सिंह लंदन से वापस हिंदुस्तान के लिए निकल पड़ते हैं। उनके आने के कुछ दिनों के बाद 7 रोल्स रॉयस गाड़ियाँ अलवर पहुँच जाती हैं। वो गाड़ियाँ सीधे महल में लाई जाती हैं। महाराज आते हैं, उन गाड़ियों को देखते हैं, साथ में वो सेल्समैन था। उसी पल सारी गाड़ियों को देखने के बाद वो एक आदेश देते हैं कि इन 7 गाड़ियों को अलवर म्यूनिसिपैलिटी के हवाले कर दिया जाए, नगर पालिका के, जिनका काम है शहर का कचरा ढोना। और उन्होंने कहा कल सुबह से अलवर के सारे कचरे ये 7 रोल्स रॉयस गाड़ियाँ ढोएंगी। ये सुनते ही सेल्समैन की हवा ख़राब हो गई कि ये क्या है, लेकिन महाराज के इलाके में था और महाराज सामने उनके आदेश के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकता था। और महाराज का आदेश मतलब कानून। 7 गाड़ियाँ उसी वक्त अलवर म्यूनिसिपैलिटी के हवाले कर दिया गया। अगले दिन सुबह से नई चमचमाती हुई रोल्स रॉयस कार अलवर के गलियों और सड़कों पर जो कचरे इकट्ठे हो रहे थे उसमें डाला जा रहा था और वो कचरा उठाने की गाड़ी बना दी गई। 1 महीने तक रोल्स रॉयस ने अलवर के कचरे ढोए। इसके बाद ये बात धीरे धीरे अलवर राजस्थान से निकलकर दिल्ली और दिल्ली से होते हुए लंदन और दुनिया के कई देशों में पहुंच गई, क्योंकि रोल्स रॉयस एक बड़ी नामचीन कंपनी थी। और ये बात इतनी तेज़ी से फैली कि हिंदुस्तान का एक राजा है जो रोल्स रॉयस गाड़ी से कचरा उठवाता है। अब इसको लेके बड़ी तरह तरह की बातें होने लगी। जिन अमीर लोगों ने ये गाड़ियाँ ख़रीदी थी, अब उन्हें भी शर्म आने लगी कि मैं कैसी गाड़ी चला रहा हूँ, इससे तो कचरा उठाया जाता है। बात धीरे धीरे फैलने लगी। बात रोल्स रॉयस की कंपनी तक पहुँची। अब उनके पास भी लोगों की शिकायत आने लगी। अंग्रेज़ जाकर शिकायत करने लगे कि यार आप कैसी गाड़ी बेच रहे हो जिसको हम लोग ख़रीद रहे हैं इतने पैसे देकर, और ये गाड़ी की अब ब्रांड ये हो गया है कि अब इसको कचरा गाड़ी के तौर पर लोग इसका नाम लेते हैं, और एक महाराज है जो इससे कचरा उठवा रहा है। इस बात ने कंपनी का रेपुटेशन बहुत ख़राब कर दिया। धीरे धीरे लोग इसको एक मजाक के तौर पर लेने लगे, और जब रोल्स रॉयस गाड़ी कहीं से गुजरती तो लोग बोलते ये देखो कचरा उठाने वाली गाड़ी जा रही है। तो न सिर्फ इंग्लैंड बल्कि दुनिया के कई देशों में बहुत सारे अमीर जो इसको इस्तेमाल कर रहे थे, उन सब के बीच में ये बात बड़ी अजीब लगी कि हम जिस गाड़ी को लेकर निकल रहे हैं उसको लोग कचरा ढोने वाली गाड़ी कह रहे हैं। और ये सब कुछ एक महाराज की वजह से हुआ है। रोल्स रॉयस कंपनी के शेयर तक गिरने लगे और बिक्री कम हो गई। लोग खरीदने से हिचकिचाने लगे। आलम यह हो गया कि लगा कि कंपनी डूब जाएगी। आखिर में रोल्स रॉयस कंपनी ने ये डिसीज़न लिया कि वो महाराज से माफ़ी मांगेंगे। इसके बाद बाकायदा लंदन से एक माफ़ीनामा भेजा गया और उनसे कहा गया कि आपके साथ जो कुछ भी सेल्समैन ने किया था उसकी तहे दिल से हम माफ़ी मांगते हैं, पूरी कंपनी की तरफ से माफ़ी मांगते हैं। बस आप रहम करके इन गाड़ियों से कचरा उठवाना बंद कर दीजिए। बदले में हम न सिर्फ माफ़ीनामा के साथ साथ आपको 6 नई रोल्स रॉयस कार देंगे, वो भी फ्री। तो एक तरफ माफ़ीनामा और 6 नई गाड़ियाँ फ्री, ये ऑफ़र आया रोल्स रॉयस कंपनी की तरफ से। महाराज को माफ़ीनामा मिला। इस माफ़ीनामे की खबर दुनिया की मीडिया में भी आ गई, तो महाराज का काम पूरा हो गया। उन्हें लगा चलो उनकी जो बेइज्जती हुई उस बेइज्जती के लिए माफ़ी मांगी गई, और वो भी पूरी दुनिया को ये बात पता चल गई। महाराज ने उस कंपनी को माफ़ किया। उसके बाद आदेश दिया कि जो अलवर नगर पालिका में जो अब तक कचरा उठाता रहा है रोल्स रॉयस कार, उसको वापस ले लिया जाए और जो कचरे की गाड़ियाँ हैं असली, उन्हीं से कचरा उठवाया जाए। इसके बाद फिर उन्होंने कचरा उठवाना उस गाड़ी से बंद करवा दिया और इस तरह अपनी बेइज्जती का एक अनोखा बदला लिया और कंपनी को सबक भी सिखाया। आज भी महाराजा जयसिंह प्रभार का जब भी इतिहास में नाम और जिक्र आता है तो उसके साथ ये किस्सा ज़रूर जुड़ा होता है, और हमेशा उनका नाम इस गाड़ी के साथ जुड़ता है। और शायद आज भी रोल्स रॉयस कंपनी अगर अपने किसी एक ख़रीदार को नहीं भुलाई तो वो महाराजा जयसिंह प्रभाकर ही है। तो ये थी कहानी। दोनों आज मुझे लगा थोड़ी सी अलग अलग तर्ज पे कहानी है, पसंद आई होगी आपको। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।